हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास है और बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें से ज्यादातर चांसेस हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन वापस से रिपीट करेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बाय। ठीक है, अब देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओवरऑल क्या होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन ये आएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन ये आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, कभी भी 2 डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, यहां पर देखो, जैसे अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये 2 मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर गई तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक डायरेक्शन ये हो गया, एक डायरेक्शन ये हो गया। ठीक, तो एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो गया, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड। अब देखो, हम जानते हैं कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती है। बट हमें कैसा चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब कैसा होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक जैसा, ठीक है, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, मतलब हर जगह एक बराबर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए। अब यहां पर देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक दूसरे से पैरेलल बना दूं, ठीक है, तो किसी भी रीजन में देखोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही आएगी। ठीक, अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ना तो ज्यादा आ रही है ना तो कम, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और अपने आंसर को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहो और आपको कोई सा आंसर लिखने में दिक्कत आएगी तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं स्पेसिफिकली आपको बता दूंगा कि आप आंसर में लिख क्या सकते हो। ठीक है, इस सीरीज में बेसिकली या इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ। ठीक है, आपको रूल का नाम लिखना है और रूल को स्टेट भी करना है। किस कंडीशन के लिए, सबसे पहली कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब अगर एक प्लेन से एक स्ट्रेट कंडक्टर निकल रहा है, ठीक है, ये हो गया एक स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब इस पे एक बैटरी लगी होनी चाहिए, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन आप कौन से रूल से बता सकते हो, और वो रूल क्या है। तो जो रूल जिससे आप इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओगे वो है राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, अगर आप एक कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ोगे इस तरीके से कि मानो करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो थंब के डायरेक्शन से मैच होता है, तो ये जो कर्ल ऑफ फिंगर्स दिख रही है आपको, ये कर्ल, तो ये जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है, ठीक है, अब यहां मेक श्योर करना इसको इस पेन के अराउंड नहीं, पूरा थंब के चारों साइड गोल गोल घुमाना। ये जो कर्ल ऑफ फिंगर्स हैं ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देते हैं। जैसे देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, थंब से मैच हो रहा है, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या बना रहा है, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स यहां पर एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है। वैसे ही अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएगा। ठीक है, सिर्फ सुनो मत, हाथ को ऐसे करो और करके देखो कि कर्ल फिंगर एंटी क्लॉक बना रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहां पे जैसे देखोगे तो करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक, नीचे की तरफ जा रहा है, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स कैसे हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा क्लॉकवाइज, मतलब इस तरीके से यहां पर डायरेक्शन बनेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोलता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट। मतलब अगर अपन एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे इस तरीके से कि मानो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है वो। ठीक है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो 3 वेरिएबल है इसमें, एक है फोर्स, एक है फील्ड और एक है करंट। इसमें से 2 चीजें दी हुई हैं, क्या क्या, फील्ड का डायरेक्शन दिया है, करंट का डायरेक्शन दिया है, फोर्स का डायरेक्शन हमें निकालना है। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये भी उससे परपेंडिकुलर होगा, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया था, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। ठीक है, अब देखो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में ऐसा करना है, लाइक बंदूक चला रहे हो टाइप।
ठीक, अब देखो यहाँ पर 3 फिंगर्स हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ 90 डिग्री, ये इसके साथ 90 डिग्री, और यहाँ पर देखो, ठीक, ये दोनों भी 90 डिग्री हो गया, तो तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसमें जो इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन दिखाती है आपको किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक, जो मिडिल फिंगर है ये आपको डायरेक्शन दिखाती है करंट की, और एज अ रिजल्ट थंब जिधर भी जाएगा वो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? फोर्स की। ठीक है, ये किसका डायरेक्शन है? फील्ड का। ये किसका डायरेक्शन है? करंट का। और ये किसका डायरेक्शन है? फोर्स का। फोर्स का डायरेक्शन अपने आप आएगा। जैसे मान लो करंट नीचे की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से इस तरफ जा रही है, तो देखो ये नीचे की तरफ, ये इस तरफ से इस तरफ मैच हो गया, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो अपने आप फोर्स बाहर की तरफ चले जाएगा। ठीक है, 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन ये है, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन ये है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे? आधा नंबर मिलेगा आपको नाम लिखने पे, 1 नंबर मिलेगा आपको पूरा रूल स्टेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले, सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट जो है आपको एग्जाम तक मिलते रहे। ठीक है, बढ़ते हैं वापस से इस वीडियो की तरफ आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इस डायग्राम को ध्यान से देखो और क्वेश्चन को स्टडी करते हुए, ठीक है, पहले तो देखो जूम कर दे रहा हूं, इस डायग्राम को स्टडी करो। देखो यहां पर क्या है, ये जो है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो वो आपको साफ दिखाई देगा, लेकिन ये है नियर पॉइंट जो कि होता है 25 सेंटीमीटर दूर। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो उसकी इमेज रेटिना के भी पीछे बन जाएगी। ठीक है, मतलब नियर बाई ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो साफ दिखाई देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है एग्जाम का, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइए, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम। डायग्राम में जो भी डिफेक्ट दिया हुआ है, इस डिफेक्ट का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इस डिफेक्ट का नाम है फार साइटेडनेस। क्या है? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस। ठीक है, या फिर इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो क्या क्या नाम हो गया इसका? एक इसका नाम हो गया फार साइटेडनेस, दूसरा इसका नाम हो गया हाइपरमेट्रोपिया। अब इसका रीजन बताना है, बोलता है गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब फार साइटेडनेस होता क्या है? फार साइटेडनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जब पास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर या उस के आसपास था, 25 सेंटीमीटर जो है एक्चुअली नियर पॉइंट होता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई देता है, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो साफ दिखाई देता है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, अब ये होता क्यों है? ये दो चीजों के कारण होता है, या तो आंख की जो फोकल लेंथ है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर जो आई बॉल है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। आई बॉल के छोटे होने के कारण इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बन जाता है। इन दोनों कंडीशंस में दोस्तों क्या होता है कि इमेज जो है वो ब्लर दिखाई देने लगती है, पास की इमेज ब्लर दिखाई देने लगती है। ऐसी कंडीशन को अपन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द डिफेक्ट, हमने वो बता दिया, गिव रीजन हमने वो भी बता दिया। अब सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। तो दोस्तों ये भी मैंने बता दिया कि दो ऐसे कारण क्या हैं जिनके कारण ये डिफेक्ट होता है। एक कि फोकल लेंथ जो है वो जरूरत से ज्यादा लॉन्ग हो जाती है, दूसरा कि आई बॉल थोड़ा सा शॉर्टन हो जाता है जिसके कारण इमेज जो है रेटिना के पीछे बनने लगती है। ठीक है, तो 1 मार्क्स अपने को यहां मिलेगा, 1 मार्क्स अपने को यहां मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट विथ द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो करो कि इस डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट कैसे करोगे। अब इस डिफेक्ट ऑफ विजन को कैसे करेक्ट करेंगे इस चीज को समझते हैं। ठीक, अब देखो इस इमेज को यहां से यहां लाना है। ठीक, मतलब पास लेके आना है। पास लेके आने के लिए क्या करोगे? जैसे मान लो ये लाइट यहां से जाकर के यहां मिल रही है, ठीक, इसको अगर अपन थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा दें तो क्या होगा? ये यहां जाकर के मिल जाएगी। ठीक है, तो अब अंदर की तरफ दबाना है, मतलब क्या करना है? कन्वर्ज करना है कि डाइवर्ज करना है? जल्दी जल्दी से सोचो, कन्वर्ज करना है कि डाइवर्ज करना है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मेरे को, कन्वर्ज करोगे कि डाइवर्ज करोगे रे को? ठीक है, अभी रे यहां है ए पॉइंट पे, मेरे को यहां लाना है बी पॉइंट पे, तो रे को कन्वर्ज करूं कि रे को डाइवर्ज करूं? ठीक है, चलो, आई थिंक अभी तक आप लोग सोच लिए होगे। तो रे को हमको क्या करना पड़ेगा? रे को हमको कन्वर्ज करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली हम चाहते हैं कि रे यहां से टकरा करके आके यहां मिल जाए। ठीक, अब सवाल उठता है
इस लेंस की तो कैपेसिटी थी नहीं इसको कन्वर्ज करके यहां तक लाने की, अगर होती तो डिफेक्ट ही क्यों आता, नहीं थी ना। तो अब हमको क्या करना है, अलग से एक लेंस लगाना है जिसके कारण कन्वर्जिंग हो। ठीक, अब कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस होती है उस लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक एक्सटर्नल कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे। ठीक, तो अब इमेज कैसा बनेगा, यहां से लाइट गई ऐसा, यहां से ये थोड़ी सी कन्वर्ज हो गई, और कन्वर्ज होने के बाद अब जब ये रह जाएगी तो इमेज यहां पर बनेगा। और इसको अगर आप डॉटेड वे से पीछे खींचोगे तो ये एग्जैक्टली यहां पे आएगा जहां पर अपन की आंख सही देख पा रही थी, मतलब डिफेक्टेड आई का जो नियर पॉइंट था। ठीक है, ये डिफेक्टेड आई का नियर पॉइंट है, वहां पर जाकर के ये मिल जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम को प्रैक्टिस करके जाना है, ये पीछे वाला पार्ट नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ ये आगे वाला पार्ट बनाना पड़ेगा। यहां से रे निकलेगी, ठीक, इस कॉन्वेक्स लेंस पे टकराएगी, कन्वर्ज होगी, फिर उसके बाद आंख की लेंस से कन्वर्ज होगी, और फाइनली इमेज कहां बनानी चाहिए, रेटिना पे बननी चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, एक नैरो बीम है पी क्यू, भैया ये पी से गई लाइट और क्यू तक जाके पहुंच गई। ठीक, बोलता है ऑफ व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एबीसी, एबीसी नाम का एक ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है, एबीसी नाम का एक ग्लास प्रिज्म है, उससे पी क्यू नाम की एक रे जो है जाकर के टकरा गई। बोलता है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमर्जेंट बीम एज इट फॉल्स ऑन द स्क्रीन। अब क्या होगा, देखो, जैसे ही यहां से रे जाएगी, यहां से रे इस तरीके से डेविएट हो जाएगी। ठीक, और यहां से जब दोबारा उसमें रिफ्रैक्शन होगा तो रे इस तरीके से निकल करके फैल जाएगी। ठीक, इसमें सबसे नीचे आएगा वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, विबिग्योर बनेगा। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 विबिग्योर का पैटर्न फॉलो होगा और ये चीज बन जाएगी। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा कौन डेविएट किया, तो सबसे ज्यादा डेविएट किया वॉयलेट, और सबसे कम कौन डेविएट किया, तो सबसे कम डेविएट किया रेड। ठीक, तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनेगा। पी क्यू लाइट गई, यहां से वो डेविएट की, और यहां से वो फिर से डेविएट की, और नीचे से ऊपर होते हुए विबिग्योर का पैटर्न बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो बोलता है एज इट फॉल्स ऑन द स्क्रीन डीई, जैसे ही डीई स्क्रीन पर ये बनेगा, विबिग्योर का पैटर्न हमने बना दिया। बोलता है ऑल्सो राइट द फिनोमिना इन्वॉल्व एंड इट्स कॉज। अब इसमें कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व है हमको ये बताना है, और इसका कारण क्या है हमको ये भी बताना है। लाइट की इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जिसमें लाइट क्या करती है, ग्लास प्रिज्म के अंदर एंटर करती है और उसके बाद 7 अलग अलग कलर्स में टूट जाती है। क्या बोलते हैं इस फिनोमिना को, जल्दी जल्दी रिकॉल करो, क्या बोलते हैं इस फिनोमिना को, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब बोलता है ये होता क्यों है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो क्या होता है, व्हाइट लाइट के अंदर अलग अलग कलर्स की लाइट होती हैं, और उन सभी लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। और क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर की जो अलग अलग लाइट्स हैं उन सब का वेवलेंथ अलग अलग होता है, तो सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी अलग अलग होता है। ठीक, अब इसमें सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वॉयलेट का, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, वो होता है रेड का। अब क्योंकि वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है तो वो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट करती है, और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है तो वो सबसे कम रिफ्रैक्ट करती है। आगे क्या बोलता है, यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट विच कलर ऑफ लाइट मस्ट हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अमंग द 7 विजिबल कलर, और बोलता है जस्टिफाई भी कर दो। अब देखो सेकंड लॉ बोलता क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अब देखो वापस आते हैं इस डायग्राम में। ठीक, देखो चलो इस डायग्राम को देखो। ठीक, यहां पर अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे देखो, जहां से तो लाइट आई इस पॉइंट पे टकराई, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक, इस 90 डिग्री वाली लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब यहां पर से देखो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वॉयलेट लाइट, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड लाइट। ठीक, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वॉयलेट लाइट जो है वो कम है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां से लेकर के यहां तक है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर
रेड लाइट, ठीक। जबकि अगर आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वॉयलेट लाइट देखोगे तो वो सिर्फ यहां से यहां तक है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वॉयलेट लाइट जो है दैट इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड लाइट, ठीक। अब अगर हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में रख देंगे, क्या फॉर्मूला है हमारा? फॉर्मूला है हमारा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो आई तो दोनों ही केस में कांस्टेंट था, ठीक, चाहे रेड लाइट हो या वॉयलेट लाइट, दोनों ही केस में आई जो है वो कांस्टेंट था, और आर जो है वो अलग अलग आ रहा है, ठीक। अब जिसका आर कम आएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा। तो वॉयलेट जो है उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम था, ठीक, तो उसके कारण ओवरऑल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी, ठीक है। हो गया जस्टिफाई, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं फिजिक्स के। अगर आप चाहते हो कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं तो मैंने ऊपर लिंक डाला है, उस लिंक के थ्रू जाकर के आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, जो नीचे दी हुई चीजें हैं उसका रीजन देना है, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक एक नंबर का तीनों क्वेश्चन जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, डेंजर सिग्नल्स जो हैं जो कि एयरपोर्ट्स में इंस्टॉल किए जाते हैं या फिर टॉप ऑफ टॉप बिल्डिंग्स पे इंस्टॉल किए जाते हैं, वो रेड कलर के होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों रेड कलर जो है वो सबसे कम स्कैटर करता है, और वो सबसे कम स्कैटर इसलिए करता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बाकी रेज। अब क्या होता है, क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है वो बाकी से ज्यादा है, तो रेड जो है वो सबसे कम स्कैटर करता है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो दूर तक दिखाई दे, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको रेड कलर का बना देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्काई अपीयर्स रेड टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड। अब पहले ये समझो, आसमान नीला कलर का क्यों दिखाई देता है? आसमान ब्लू कलर का दिखाई देता है क्योंकि जो लाइट है वो पार्टिकल्स के साथ टकराती हैं और स्कैटर हो जाती हैं। अब अगर अपन हाई एल्टीट्यूड्स में जाएंगे ना, तो वहां का मीडियम काफी रेयर होता है, वहां पे बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं। अब क्योंकि वहां पर बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं तो लाइट की जो स्कैटरिंग होती है वो भी बहुत कम होती है। अब अगर लाइट की स्कैटरिंग बहुत कम होगी तो लाइट स्कैटर होगी ही नहीं। लाइट अगर स्कैटर ही नहीं हो रही है तो आसमान का कलर क्या दिखाई देगा? कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं मतलब क्या दिखाई देगा? ब्लैक कलर का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज विजिबल। अब ऐसा क्यों होता है? जब एक लाइट का पार्टिकल, ठीक है, एक लाइट वेव जब पार हो रही होती है, ठीक है, और रास्ते में मान लीजिए उसको एक कोलॉइडल पार्टिकल मिल गया, तो जब लाइट इससे टकराती है तो लाइट का कुछ पार्ट चारों तरफ जो है वो फैल जाता है, ठीक है, और बाकी जो बची हुई लाइट है वो क्या करती है, वो आगे की तरफ चली जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, ये जो स्कैटर्ड लाइट है जब ये व्यूअर की आंख तक पहुंचती है तो उस केस में क्या होता है कि उसको लाइट का पाथ जो है वो विजिबल होने लगता है। जैसे कि अगर घर पे हवन वगैरह हो रहा हो, ठीक है, तो आप देखना कि जो अगरबत्ती या हवन कुंड का जो धुआं निकलता है उससे पाथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स से जब लाइट टकराती है तो पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टेंडल इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बोलता है स्टेट द रूल यूज्ड टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले ही आपको कंप्लीटली समझाया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अपन ने यहां कवर कर लिया है 1 मार्क का, बोलता है गिवन बिलो आर 3 डायग्राम्स शोइंग एंट्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, identify the case in which the force will be maximum minimum respectively, give reason for your answer। अब देखो यहां पर 3 केसेस हैं। सबसे पहला जो केस है वो ये रहा, इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है भैया ऊपर की तरफ, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब ये माइनस के कारण क्या होता है, हम ये मान सकते हैं कि अगर इसको अपन पॉजिटिव लेते तो डायरेक्शन चेंज हो जाती, ठीक। तो अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ले लूं तो मैं ये मान सकता हूं कि क्यू नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ठीक है, अब क्यू इधर जा रहा है और क्यू बाई टी क्या होता है? करंट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एनालॉगी विथ कि क्यू इधर जा रहा है मतलब करंट भी इधर जा रहा है, ठीक। करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इस केस में आएगा मैक्सिमम फोर्स, ठीक। दूसरा, यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है मतलब करंट इससे जस्ट ऑपोजिट इस तरफ जाएगा, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? ये या फिर ये, ठीक।
अब यहां पर अगर आप 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल लोगे तो फोर्स जो है वो कम होते जाएगा, ठीक है। और तीसरे केस में देखो, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मतलब करंट इसके जस्ट ऑपोजिट जाएगा। अब करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, ये हो गया एंटी पैरेलल डायरेक्शन, ठीक। और पैरेलल डायरेक्शन या फिर एंटी पैरेलल डायरेक्शन, दोनों ही केसेस में फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब मिनिमम आएगा, ठीक। तो जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर चार्जेस के फ्लो का डायरेक्शन जब भी फील्ड से पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएगा, फोर्स 0। जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो फोर्स मैक्सिमम, और ऑब्लिक मतलब टेढ़ा होगा जब भी, तो फोर्स मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। करंट कैरिंग सोलिनॉइड जो है उसका आपको ये बताना है कि पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो सोलिनॉइड होता क्या है, सोलिनॉइड एक स्प्रिंग के जैसा होता है, इस तरीके का, ठीक। इसमें से हमें करंट पास कराना है, ठीक। अब यहां पर देखो, अगर यहां पे ऐसा करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो मतलब बेसिकली मेरे लिए यहां पर क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है, ठीक। अब याद रखना, जब भी क्लॉकवाइज करंट पास होगा तो वो एक्ट करेगा साउथ के जैसा, ठीक है। ये देखो, ये एरो इसके साथ मैच कर रहा है, ये एरो इसके साथ, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट पास होगा तो वो नॉर्थ के जैसा होगा, ठीक। तो ये जो है, ये हो गया मेरा साउथ फेस और ये हो गया मेरा नॉर्थ फेस। अब होता क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल से जाकर के घुस जाएंगी, ठीक। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। यहां से भी देखो, इधर से निकलेगा, इधर से वापस आ जाएगा, मतलब नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाकर के वापस घुस जाएगा। इस तरीके का बिल्कुल आपको सेम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते जानी है और काम हो जाएगा। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको याद करके जाना पड़ेगा। उसी सेम डायरेक्शन में आपको क्या करना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बना देनी है, ठीक है। यहां पर से देखो, इसको एंटर करा लेते हैं, यहां से ये सीधी लाइन चले गई और ये इधर चले गया। तो इस तरीके से आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हो, ठीक। अगला क्वेश्चन है बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसी तरीके की बनती है, ठीक है। आपको करना क्या है कि यहां पर एक सिंपली बार मैग्नेट बनाना है, इधर लोगे नॉर्थ, इधर लोगे साउथ, नॉर्थ से निकालना है, साउथ के अंदर घुसा देना है, ठीक। कर्व्स बना बना करके इस तरीके से ये जो है नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाकर के घुस जाएगा। इसी तरीके से यहां से एक बड़ा लूप बना करके फिर से बना लो, ठीक। ये मेक श्योर करना कि आप इसको आराम से बनाना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, अगर इंटरसेक्ट हो जाएगी तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहां पर बनेगी, ठीक है। यहां पर आप निकाल लो, इसके आसपास जो है वो क्राउडेड होती है, ठीक है। हो सकता है मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कहीं कहीं इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक। वो क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में बना रहा हूं, आपको एकदम आराम से इसको बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। बोलता है लिस्ट टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन द टू फील्ड्स। इन दोनों फील्ड्स में क्या बेसिक अंतर है, ये आपको दो अलग अलग डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बताने हैं। अगर मैं बात करूं दो डिफरेंसेस की, तो सबसे पहला डिफरेंस है कि अगर अपन बार मैग्नेट में देखें तो बार मैग्नेट में जो एक्चुअली मैग्नेटिक पोल होता है वो कॉर्नर पे नहीं होता है, वो थोड़ा सा अंदर में होता है, ठीक है। जबकि अगर अपन सोलिनॉइड में देखेंगे तो जो पोल्स होते हैं वो एंड्स पे होते हैं। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस होता है कि बार मैग्नेट एक नेचुरली सब्सटेंस, ठीक है, मतलब जो जिस चीज का बना हुआ होता है, जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, तो उसमें जो मैग्नेटिज्म है वो थ्रू आउट रिटेन्ड होती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का ऐसा होता है, सोलिनॉइड का ऐसा होता है कि सोलिनॉइड से जब तक आप करंट पास करते रहोगे तब तक वो एज अ मैग्नेट एक्ट करेगा, सोलिनॉइड से करंट पास करना बंद करोगे तो वो मैग्नेट के जैसे एक्ट करना बंद कर देगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। बोलता है why is Tyndall effect shown by colloidal particles। Tyndall effect जो है वो colloidal particles के द्वारा ही क्यों बताया जाता है। तो दोस्तों colloidal particles का जो साइज होता है वो लाइट की वेवलेंथ के से कंपैरेबल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब लाइट आकर के उस colloidal पार्टिकल के साथ टकराती है तो लाइट का एक पार्ट क्या करता है, चारों तरफ फैल जाता है। क्योंकि लाइट का एक पार्ट चारों तरफ फैल जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण हम बोल सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, टिंडल इफेक्ट सिर्फ कोलॉइडल पार्टिकल्स में शो होता है। बोलता है 4 ऐसे इंस्टेंसेस शो करो जहां पर आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है।
ठीक है, तो ये बहुत आसान सा है। अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट में से पेड़ों के बीच से जो आ रही होती है लाइट, ठीक, उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि टिंडल इफेक्ट आ रहा है। या फिर अगर आप देखोगे तो डस्ट पार्टिकल्स के बीच में जो है वो लाइट का पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है, उसको आप बोल सकते हो। कहीं पे स्मोकी एरिया होता है या फिर अगर धूप बत्ती अगरबत्ती जला रखे होगे तो वहाँ पर देख करके ऐसा लगता है कि पाथ का लाइट विजिबल हो गया है, तो वहाँ पर आप टिंडल इफेक्ट बोल सकते हो। अगर आप एक सोल्यूशन में कुछ ड्रॉप्स ऑफ मिल्क डाल दोगे, ठीक है, तो वो कोलॉइडल सोल्यूशन बन जाएगा। जैसे ही उसमें से आप लाइट पास करोगे पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाएगा, उसको आप बोल सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर आप कोलॉइडल सॉल्यूशंस बना सकते हो, ठीक, जो कि टिंडल इफेक्ट शो करेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डिफरेंशिएट बिटवीन अ ग्लास स्लैब एंड अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म में क्या अंतर होता है आपको ये बताना है, ठीक। अगर अपन ग्लास स्लैब की बात करें, ठीक है, तो ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, लाइट का पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब ये ग्लास स्लैब था, यहां पर लाइट आई, ठीक, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये या तो अंदर की तरफ डेविएट हो जाएगा या तो बाहर की तरफ डेविएट हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक। जबकि एक ग्लास प्रिज्म से जब लाइट पास होती है तो वो लाइट जो है वो 7 कंपोनेंट्स में टूट जाती है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बोलता है डिफरेंशिएट करो कि ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म में क्या अंतर होता है। अगला, व्हाट थ्री थिंग्स हैपन व्हेन अ नैरो बीम ऑफ लाइट, व्हाट थ्री थिंग्स नहीं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ नैरो बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब। क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, और ग्लास प्रिज्म में क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, ठीक है। तो ये बेसिक दोनों डिफरेंसेस हैं जो कि आपको बताना है। ग्लास स्लैब जो है वो यूनिफॉर्म होता है चारों साइड से, जबकि प्रिज्म जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। अगर अपन प्रिज्म का 3 डायमेंशनल डायग्राम देखें तो प्रिज्म कैसा दिखता है? प्रिज्म कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन जो है ये पीछे का दिखा रहा है, मतलब ये जो टॉप मोस्ट फेस है और जो बॉटम मोस्ट फेस है, ठीक है, ये कौन सा दिखाई देगा? ट्रायंगुलर, और इसमें 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, तो ये प्रिज्म के जैसा हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है अ वीआई ग्राफ फॉर अ निक्रोम वायर इज गिवन बिलो, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ। इस ग्राफ से आप क्या बता सकते हो? बोलता है ड्रॉ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच अ ग्राफ। अब क्या करना है इसको ऑब्टेन करने के लिए? एक तो रजिस्टर लगाना पड़ेगा, ठीक, एक यहां लगा लो अमीटर ताकि करंट को नाप सको, यहां पर लगाओ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बैटरी, ठीक, वी वोल्ट की बैटरी लगाओ, यहां पर आप लगाओ वोल्ट मीटर, ठीक है, और ये है रजिस्टर, और क्योंकि सर्किट है तो सर्किट में एक स्विच तो होना ही चाहिए, तो ये अपना सर्किट बन चुका है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे ही इस V वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, सबसे पहले 0.4 लगाएंगे, फिर 0.8, फिर 1.2, फिर 1.6, फिर 2, जैसे जैसे इसकी वैल्यू बदलते जाएंगे जो अमीटर रीडिंग है वो चेंज होते जाएगी, और अमीटर रीडिंग को हम यहाँ प्लॉट करते जाएंगे। तो हम देखेंगे कि इससे जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, और ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप क्या होता है? तो हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो r क्या हो जाएगा? v बाई आई। ये जो v बाई आई का जो रेशियो है ये इस ग्राफ का स्लोप देता है, और स्लोप बता क्या रहा है? स्लोप बता रहा है कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। ये क्या चीज को डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है ओम्स लॉ को, ठीक। दोस्तों आपने देखा होगा कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो मैंने इस सीरीज में बताए वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है और साथ में लाइट, ह्यूमन आई से रिलेटेड है। लाइट चैप्टर के क्वेश्चंस और आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम मिले। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स से न्यूमेरिकल आने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की टेंडेंसी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सके। आज के लिए बस इतना ही।